नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आज मैं आपके लिए 10th क्लास का 2023 में जो पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव और 2021 और 22 के इन सभी के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। तो आज की क्लास में हम 2023 में जो पेपर आए थे उसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी जो पेपर होना है आपका उसमें सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, सारे क्वेश्चनों को समझते हैं, तो आप उनको भी कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पे एचसीएफ का क्वेश्चन दिया गया है एक, तो उसमें भी एक एचसीएफ का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलना है इसी टाइप से। यहाँ पे 6 और 20 का दिया, तो वहाँ पे कुछ और संख्या दे देंगे आपको। तो अगर हम बात करें 6 और 20 का, अगर एचसीएफ हम देखें तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित है। बाकी किसी भी संख्या से दोनों संख्याएं नहीं कट रही है। 6 से 6 तो कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, 20 से 20 कट जाएगा, परंतु 6 नहीं कटेगा और 120 भी नहीं होगा। तो इनका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने शून्यक होंगे। जो त्रिघात बहुपद, अगर घात उसकी 3 है तो उसके शून्यक कितने होंगे वो बताने हैं। तो अगर घात 3 है तो उसके अधिकतम मैक्सिमम जो जीरोज होंगे, शून्यक होंगे, वो कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर द्विघात समीकरण होगी तो उसके मैक्सिमम शून्यक 2 होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, समीकरण निकाय। क्या दिया हमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है के लिए अद्वितीय हल होने की शर्त होगी। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। और ये जो शर्त है a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तो ये कोई हल के लिए नहीं है, मतलब कोई हल नहीं होगा इसके लिए, उसके लिए है ये। और a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, ये अनंततः अनेक हल के लिए है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास चौथा, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है। निम्न में से द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन सा है। तो ये इसका द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले हमें दी है एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका 11वां पद हम कैसे निकालेंगे। इस तरह से एक सवाल आपको एपी का भी मिलना है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ए का मान तो है -3 और डी का मान क्या है, -1/2। हमें निकालना है मान किसका, कौन सा पद, 11वां पद। 11वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 10d, एक कम करके लिखते हैं इसमें से, और ये आएगा कितना, -3 प्लस 10 की जगह पे रखेंगे कितना हम, पहले हम ये d का मान, सॉरी यहाँ पे गलती से d का मान हमने 1/2 लिख दिया है, d का मान निकालना पड़ेगा। d का मान क्या आएगा, a का मान -3 है, तो d का मान दूसरे पद में से -1/2 में से हम घटाएंगे क्या, -3, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5/2। तो d की जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 5/2, 2 5 10, 5 हम 25, 25 में से क्या घटाएंगे, -3 घटाएंगे, तो बचेगा क्या, 22। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हमें बताना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तो देख सकते हो आप, ऑप्शन जो डी है इसका, L बराबर अंडर में क्या है, r² प्लस h², यही क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है। और शंकु का आयतन क्या होता है, कभी पूछे तो 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। संपूर्ण पृष्ठ का होता है πr ब्रैकेट में r प्लस l, तो ये याद रखना है। ये इंग्लिश के लिए हैं। अब देखते हैं हम फिर नेक्स्ट, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक से पूछेंगे, रिक्त स्थान। तो देखो ये 5 क्वेश्चन जो दिए हैं रिक्त स्थान के, क्या क्या दिए गए हैं, √2 एक
संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब हम जानते हैं। क्या है श्रीधराचार्य जी का फार्मूला? -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, ये श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है। फिर से एक AP दी है जिसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो a का मान क्या है यहाँ पे? 5, d का मान कितना है इसमें? वो भी 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है तो उसको लिखेंगे हम a प्लस 9d। a की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ से? 5 प्लस 9 इंटू में d की जगह पे रखेंगे 5, d का मान भी 5 है, 5 नाम 45 और 5 50, तो क्या आ जाएगा इसका 10वां पद? 50 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्या है? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं सभी समरूप? सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी? देखो यहाँ पे जो ये होता है, ये x अक्ष है, x डैश, ये y अक्ष है, तो y डैश। तो यहाँ पे x अक्ष से जो दूरी हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो वो y के तरफ जाएगी तो उसको हम कोटि बोलेंगे, और x अक्ष पर बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिर भुज बोलते हैं। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? कोटि कहलाएगी। x अक्ष से दूरी पूछी है लंबवत, तो क्या आ जाएगी वो? कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। अब देखते हैं हम क्या? सही जोड़ी। समझो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, जो कि ऑप्शन ये जी दिया गया है। और इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 इसकी। तो कितना बचेगा? 9। तो इसका मान आ जाएगा 9। और उसके बाद अगर हम देखें इसकी दूरी निकालें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग। तो 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, फिर 0 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा माइनस का, माइनस के 4 का वर्ग भी करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो इनको जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। तो इसका मान क्या आएगा? 5। दूरी कितनी आ जाएगी? 5, दो बिंदुओं के बीच की। अगला क्या है? घनाभ का आयतन, मतलब तीनों विमाओं का गुणनफल। तो ये ए बी ए सी, ये तीनों भुजाएं हो गए, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं का गुणनफल आयतन होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमने ये सही जोड़ी कंप्लीट कर ली है इसकी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर रूट में b का रूट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? b का स्क्वायर माइनस का 4ac। ये विविक्तीकर निकालने का सूत्र है। AP का सूत्र प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है योग का। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको याद करनी है और अवनमन की करनी है, और जितनी भी जो थ्योरम है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स जो थ्योरम है, इन सभी के कथन भी याद करने हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। और पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता
क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये अनिश्चित घटना है। 8 1 से 6 तक संख्या होती है 5 पे। और 20 40 का वर्ग बिंदु वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसका जो क्लास मार्क होता है, इसका फार्मूला इन दोनों को जोड़ के भाग देना है। 20 प्लस 40 बटे में 2, तो 60 बटे में 2, 2 तिया 6, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, सत्य असत्य बताना है। तो अगर दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है, बिल्कुल सही कथन है, ये सत्य है। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये गलत है। ये एक थ्योरम है, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो डायरेक्ट बराबर नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य है ये कथन। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब दृष्टि रेखा जो होती है प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद क्या है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये गलत है। स्पर्श रेखा अलग बात होती है, छेदक रेखा अलग होती है, क्योंकि ये जो वृत्त है ये इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी और ये छेदक रेखा कहलाती है, जो दो बिंदु पर काटती है। 7 और 1 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो ये निकाल के हम देखते हैं। फार्मूला होता है, मूल बिंदु है ये, तो इसका डायरेक्ट 7 का वर्ग करेंगे 49 प्लस 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो ये 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। इसको 25 गुणित 2 लिख सकते हैं हम, 25 का वर्गमूल 5√2, बिल्कुल सही है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, ये गलत कथन है, क्योंकि जो शंकु का आयतन होता है ये बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का आयतन इसका आधा नहीं होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, ये जबकि आधा बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने इसके जो आज की क्लास में इसके सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, तो आप उम्मीद है इन सभी को अगर अच्छे से करके जाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस आपका कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।